कहानी नंबर 10। आज क्राइम एफएम में सुनेंगे दुनिया का सबसे दर्दनाक, दुखदायक, हैवानियत से भरा 17 साल की लड़की का रेप एंड मर्डर की कहानी। आज तक दुनिया में जितने भी रेप हुए हैं, इससे भयानक और दर्दनाक रेप शायद ही कोई हुआ होगा। आज भी जब लोग इस कहानी को सुनते हैं तो उनके रूह कांप जाते हैं और ना चाहते हुए भी उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो दुनिया में ऐसे भी हैवान, जानवर से भी बदतर लोग रहा करते हैं, जिनके सामने इंसानियत नाम की कुछ चीज़ होती ही नहीं है। उनसे कई गुना ज़्यादा समझदार, नासमझ, खूंखार जानवर होते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले एक वार्निंग आपको देना चाहूँगा। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं, थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए भावुक हो जाते हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। इससे आपको आपके दिल पर गहरा ठेस पहुंच सकती है और आप बेचैन हो सकते हैं, जो कि हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलदीप और आप देख रहे क्राइम एफएम। ये कहानी है जापान की एक खूबसूरत 17 साल की लड़की जुनको फुरुता की, जिसने अपने जीवन के आखिरी 44 दिन नर्क से भी बदतर जिंदगी को जिया है। और उसने जो जिंदगी जिया है, शायद ही कोई कभी ऐसी भयानक जिंदगी जिया होगा जिसके बारे में सोचने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 25 नवंबर 1988 को। जुनको फुरुता एक नाबालिग लड़की होती है और 3 दिन पहले ही वो 16 से 17 साल की होती है। और जुनको एक काफ़ी अच्छी, समझदार और होशियार लड़की होती है। इस दौरान ये अपने हाई स्कूल में होती है और स्कूल में इसकी एक अलग पहचान होती है, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में और अदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं सब में बहुत आगे होती है, जिसके चलते स्कूल में इसको सभी पसंद करते हैं। ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल और घर के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर एज अ पार्ट टाइम जॉब भी किया करती है, जिससे इसके छोटे मोटे खर्चे, पढ़ाई के खर्चे सभी निकल सके। ये रोज स्कूल खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाती है और कुछ घंटे वहाँ काम करने के बाद 8 से 8:30 बजे अपने घर पहुँच जाती है। अपने लाइफ में बेहद खुश होती है। हर कोई उसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो एक सिंसियर लड़की होती है। उसमें कोई और दूसरे बच्चों की तरह बुरी आदत नहीं होती है, जैसे कि ड्रग लेना, अल्कोहल लेना, सिगरेट पीना वगैरह वगैरह। और इन्हीं सब अच्छी आदतों के चलते अपने हाई स्कूल में कुछ लड़कों का अनचाहा दुश्मन बन बैठती है। उसके स्कूल में कुछ लड़के होते हैं, जैसे कि एक लड़का होता है मियानो हिरोशी। और मियानो हिरोशी जापान का सबसे बदनाम, खतरनाक और खौफनाक गैंग याकुजा का मेंबर होता है, जिसके चलते स्कूल में इसकी एक अलग पहचान होती है और ये हर एक बुरे से बुरे काम के लिए जाना जाता है। ये जुनको फुरुता को बहुत पसंद करता है, क्योंकि जुनको एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और साथ ही में बहुत स्मार्ट भी। इसने कई बार जुनको को प्रपोज किया, मगर जुनको ने इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और हर बार रिजेक्ट कर देती, जिसके चलते ये मन ही मन अपने अंदर गुस्सा पनपता रहा, क्योंकि इससे हर कोई डरता था, हर कोई इसकी बात मानता था और हर कोई इसके आदर्श में चलता था, सिवाय जुनको के। फिर 25 नवंबर 1988 को जुनको अपने स्कूल से निकलती है और रोज की तरह अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर पहुंचती है और पार्ट टाइम जॉब करती है। फिर जॉब से करीबन 8:30 बजे उसकी छुट्टी होती है और वो अपने साइकिल से अपने घर जा रही होती है। तभी उसी रास्ते में मियानो और उसके 4 दोस्त औरतों को और लड़कियों को छेड़ने के लिए रास्ते पर खड़े होते हैं और उनकी नज़र जुनको पर जाती है। तभी मियानो और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं कैसे जुनको को अपने जाल में फंसाया जाए और इससे रिजेक्शन का बदला लिया जाए। तो सबसे पहले उसके 4 दोस्त भागते हुए जुनको के पास जाते हैं और जुनको के साइकिल को लात मारकर जुनको को साइकिल से गिरा देते हैं। अब साइकिल और जुनको दोनों ही जमीन पर गिरे होते हैं।
तभी मियानो हीरो की तरह वहां पहुंचता है और उसके 4 दोस्तों को धमकाकर भगा देता है। अब मियानो जुनको से बोलता है, रात का समय है, ठंड भी है, रास्ता भी सुनसान है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो बदमाश लड़के फिर से आ सकते हैं। तो जुनको मियानो के बातों पर आ जाती है, क्योंकि वाकई में रात का समय था, ठंड भी थी और रास्ता भी एकदम सुनसान था। और वो मियानो को भी अच्छे से जानती थी, क्योंकि एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो वो उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ अपने घर तक जाने लगती है। चलते चलते उसी रास्ते पर एक जगह होता है जहाँ मियानो का अड्डा होता है। मियानो जुनको से बोलता है, मुझे यहाँ पर 2 मिनट काम है, वो काम निपटा के मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। तो मियानो अपने साथ जुनको को उस घर के अंदर ले जाता है जहाँ उसका अड्डा होता है। और जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है, उसके वो 4 दोस्त आ जाते हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले ही जुनको को साइकिल में लात मारकर जुनको को गिरा दिया था। अब जुनको समझ जाती है ये सारे किया धरा मियानो का है और वो इनके जाल में फंस चुकी है। वो चिल्लाती है, मियानो से बोलती है उसको जाने दिया जाए, बहुत रिक्वेस्ट करती है, मगर उसकी एक बात नहीं सुनी जाती है। और एक एक करके चारों दोस्त और मियानो बारी बारी पूरी रात उसके साथ रेप करते हैं, उसको मारते पीटते हैं। और मियानो के प्रपोजल रिजेक्ट करने के वजह से उसके साथ बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। और ये पहली रात होती है जहाँ एक नाबालिग 17 साल की लड़की के साथ 5-5 बंदे हैवानों की तरह टूट पड़ते हैं। किसी तरह पहली रात बीत जाती है और जुनको की हालत भी बिगड़ जाती है। वो लगभग बेहोशी के हालत में हो जाती है, मगर इन हैवानों के लिए वो तो बस एक शुरुआत होता है। फिर वो सभी जुनको को उस अड्डे खाने से निकालकर कहीं और ले जाते हैं, जिससे वो पुलिस के नजरों में नहीं आए। नए जगह ले जाने के बाद फिर से बारी बारी सभी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और रेप करना शुरू कर देते हैं। और रेप तो करते ही है और साथ ही में बात बात पे मारते हैं। तो इस तरीके से 25 नवंबर और 26 नवंबर बीत जाता है और 27 नवंबर आ जाता है। अब जुनको के परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। जो 2 दिन से बेटी गायब है, कोई अता पता नहीं है। सभी रिश्तेदारों के वहाँ, उसके दोस्त के वहाँ, उसके जानने वालों के वहाँ, हर जगह उसको ढूंढ लिया गया, मगर वो कहीं नहीं मिले। फिर वो पुलिस के पास पहुँचते हैं और बताते हैं ऐसे ऐसे 25 नवंबर से उनकी बेटी जुनको गायब है, हर जगह उसको ढूंढ लिया गया, मगर वो कहीं नहीं मिला। फिर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ जाती है और उसको ढूंढना शुरू कर देती है। अब पुलिस जुनको के हर एक दोस्त के घर जाती है और पूछताछ करती है। और ऐसे करते करते पुलिस उन 4 लड़कों में से एक लड़के के घर पहुंचती है और उससे भी पूछताछ करती है, क्योंकि वो सभी एक ही स्कूल में पढ़ते थे इसलिए। मगर यहाँ तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। मगर उन 4 लड़कों में से जिसके घर पुलिस पहुंचती है, वो ये सारी बातें मियानो को बताता है, जो जुनको को पुलिस ढूंढ रही है। और पुलिस पूछताछ करते करते मेरे घर भी आई थी। अगर पुलिस ऐसे ही ढूंढती रही तो हम पकड़े जाएंगे और हम सबको जेल जाना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद मियानो को बहुत गुस्सा आता है और जाकर जुनको को बेतहाशा मारता पीटता है और बोलता है, तेरे फैमिली के वजह से हम पकड़े जाएंगे और हमें जेल हो जाएगी। अभी के अभी अपने घर पर फ़ोन करो और कहो तुम अपने मर्जी से अपने दोस्त के साथ डेट पर निकली हो। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो सबसे पहले तुम्हें मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे पूरे परिवार को। हमें जानती नहीं हो हम क्या चीज़ है। ये सुनने के बाद जुनको समझ जाती है मियानो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये याकुजा गैंग से जुड़ा हुआ है। इसके लिए खून करना और रेप करना आम बात है। इसलिए वो मियानो की बात मानते हुए अपने घर वालों को फ़ोन करके बोलती है, मेरा चिंता मत करो, मैं डेट पर आई हुई हूँ अपने एक दोस्त के साथ, मैं कुछ दिन में घर वापस आ जाऊँगी। तो ये सुनने के बाद जुनको के परिवार वालों को भी सुकून मिलता है, जो बेटी मिल गई है और जहाँ भी है सही सलामत है। तो उसके परिवार वाले पुलिस को जाकर बोलते हैं, जो जुनको मिल चुकी है, और कंप्लेन वापस ले लेते हैं।
फिर 2 दिन बीतने के बाद वहां से जुनको को कहीं और दूर ले जाया जाता है, उन्हीं 4 दोस्तों में से किसी एक दोस्त के घर। और जिस घर में ले जाया जाता है वह घर खाली होता है। वहाँ पर बस एक केयरटेकर रहता है जो कि घर का देखभाल करता है। और जो घर का मालिक होता है, मतलब कि मियानो के दोस्त का पेरेंट, वो कहीं और दूर किसी और घर में रहते थे। मगर वो कभी कभार आते थे, तब जुनको को तहखाने में छुपा देते थे और उनको पता भी नहीं चलता था जो उनके बेटों ने एक लड़की का किडनैप करके अपने घर पर रखा हुआ है। अब इस घर में वो सभी दोस्त निडर होकर जो मन में आए वो करते थे। ये लोग ड्रग लेते थे, दारू पीते थे, सिगरेट पीते थे और जितना भी गुस्सा है जुनको पर निकालते थे। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है। अब इन 5 दोस्तों के अलावा याकुजा गैंग के मेंबर का भी आना जाना शुरू हो जाता है। कहते हैं इन 44 दिनों के अंदर करीब 100 से भी ज़्यादा लोगों ने अलग अलग समय पर 500 से भी ज़्यादा बार इसके साथ बलात्कार किए। किसी ने भी एक बार के लिए भी इस पर रहम नहीं दिखाई। एक दिन में 25-25, 30-30 बार रेप किया गया इसके साथ। इस दौरान जुनको को 2 बार ऐसे मौके भी मिलते हैं जिससे वो अपनी बात पुलिस तक पहुंचा सकती थी। मगर जब किस्मत खराब होता है तो सब कुछ खराब होता है। एक बार मियानो और उसके 3-4 दोस्त आए हुए थे और वो पार्टियां कर रहे थे, ड्रग अल्कोहल वगैरह ले रहे थे। उसी बीच उन 3-4 जनों में से एक का मोबाइल छूट जाता है और जुनको हिम्मत दिखाते हुए उस मोबाइल को उठाती है और डायरेक्ट पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है। और उसी बीच मियानो अपने दोस्तों को बाहर छोड़कर घर के अंदर आ जाता है और देख लेता है इसके हाथ में मोबाइल है और इसने इमरजेंसी में कॉल लगाया हुआ है। मियानो सबसे पहले फ़ोन काटता है और जुनको पर फिर से बुरी तरह टूट पड़ता है और तभी कॉल बैक आता है पुलिस का। तो मियानो पुलिस को बोलता है गलती से इमरजेंसी में फ़ोन लग गया था। तो पुलिस भी कुछ नहीं कहती है और फ़ोन रख देती है। मगर पुलिस को लगता है गलती से तो ऐसे कॉल वगैरह नहीं आ सकती है। तो पुलिस जांच पड़ताल के लिए उस घर में पहुंचती है और तब उस घर में उन लड़कों के खुशकिस्मती के वजह से घर का मालिक और मालकिन मौजूद होता है, मतलब कि मियानो के दोस्त का माँ बाप। तो पुलिस इनके घर पहुंचती है और उनसे पूछती है जो आपके यहाँ से इमरजेंसी कॉल आया था तो हमें आपके घर का तलाशी लेना होगा। तो उसके माँ बाप बोलते हैं जो हमने कोई इमरजेंसी पर कॉल नहीं किया और इस घर में हम दोनों और हमारा एक बेटा रहता है और बेटा अभी है नहीं, वो कहीं बाहर गया हुआ है। फिर पुलिस ये सुनने के बाद दरवाजे से ही लौट जाती है। अगर वो पुलिस एक बार के लिए भी घर के अंदर जाती तो शायद जुनको आज़ाद हो जाती। और दूसरी बार जिस घर में जुनको को रखा गया था उस घर को देखभाल करने के लिए जो केयरटेकर था उसको पता चल जाता है जो ये लोग एक लड़की को किडनैप करके जोर जबरदस्ती यहाँ पर लाकर रखे हैं और रोज 5-10 अलग अलग लड़के आते हैं और उस लड़की का रेप करते हैं। वो एक सीधा साधा नौकर होता है, उसके पास इतना पावर नहीं होता है जो वो इन सब के खिलाफ कुछ बोल सके। मगर फिर भी हिम्मत दिखाते हुए उसने घर के मालिक जो कि मियानो के दोस्त का पेरेंट है उनको सब कुछ बता दिया जो आपके घर में आपके बेटे और 4-5 और लड़कों ने मिलकर एक लड़की को बंधक बनाकर रखा है और हर रोज अलग अलग लोग आते हैं और उस लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं और रेप करके चले जाते हैं। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद उसके माँ बाप भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं और चुपचाप रहते हैं क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है मियानो याकुजा गैंग से जुड़ा हुआ है। अगर ये अपना मुंह खोलते हैं और उनको कुछ कहते हैं तो उसके बच्चे का जान का खतरा होगा और साथ ही में उनकी भी जान का खतरा होगा, इसलिए वो चुपचाप रहते हैं। उस घर से कई बार चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी मगर आते जाते लोग उन सब को सुनकर चुपचाप निकल जाते थे। किसी को भी कानों कान खबर नहीं होती थी इस घर में किसी लड़की के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती रही जिनको रोज एक एक भयानक से भयानक मंजर का सामना करती रही। उसके शरीर पर कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर जख्म नहीं किया गया हो। उसको 44 दिनों तक नंगा करके रखा गया था।
उस घर में कोई भी आता उसको उनके सामने नंगा करके ही लाया जाता। इतने करकराती ठंड में भी उसको फर्श पर नंगा लेटाया जाता। रात के समय उसको बैल्कनी और बाहर की तरफ सुलाया जाता जिससे उसको ठंड से तकलीफ हो, और उसके प्राइवेट पार्ट में जलते हुए बल्ब से लेकर सुई, बोतल और भी जितने भी चीज़ें हैं वो सभी डाला जाता। उसको जमीन पर सीधा लेटाया जाता और बॉडी बनाने का डंबल उसके ऊपर छोड़ दिया जाता, और जब मन करे इसके हाथ पैर बांधकर पंखे से लटकाया जाता और 4-5 जने मिलकर इस पंचिंग बैग समझकर घुसे मारा जाता, और तब तक मारा जाता जब तक ये बेहोश ना हो जाए। और सबसे दर्दनाक चीज़, उसको ज़मीन पर लेटाकर मोमबत्ती जलाया जाता और उसके आंखों के पलकों के ऊपर मोमबत्ती पिघलाकर गिराया जाता तब तक जब तक मोमबत्ती पूरी तरह पिघल नहीं जाता। ये लोग जुनको को कभी भी झटके से चोट नहीं पहुंचाते थे, बल्कि किस्तों में तड़पा तड़पा कर चोट पहुंचाया जाता, और पिघलती हुई मोमबत्ती सिर्फ उसके आंखों के पलकों के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर भी गिराया जाता। इसके अलावा लाइटर और सिगरेट से उसके पलके जलाए जाते, प्राइवेट पार्ट को जलाया जाता, और ये सारी दर्दनाक चीज़ें देखकर वो सभी दरिंदे हंसते और मज़े करते रहते। और जब जुनको भूख के कारण तड़पती तब ये लोग उसको खाने के लिए कॉकरोच देते, कीड़े मकोड़े देते, उसको पीने के लिए उसी का पेशाब दिया जाता। उसके छाती के कुछ हिस्से को भी ब्लेड से काट दिया गया था। कुछ समय बाद ऐसा हो गया था जुनको अंदर से पूरी तरह मर चुकी थी, बस उसका बॉडी ही जिंदा था। उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको कुछ एहसास नहीं था। वो बस एक जिंदा लाश थी और उसको एक पुतले की तरह जैसे मर्जी वैसे उसके साथ खेला जा रहा था, और इन दरिंदों को भी ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तभी ये सिलसिला चलता ही रहता है और चलता ही रहता है, और आखिर में वो दिन आ जाता है जब वो आज़ाद हो जाती है। 4 जनवरी 1989 के दिन मियानो अपने 4 दोस्त के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने उस घर में पहुंचते हैं, और जुनको जिंदा लाश बनकर फर्श पर पड़ी हुई होती है। तभी ये चारों दोस्त आते हैं और उससे बोलते हैं, चलो जुनको एक गेम खेलते हैं, अगर तुम इस गेम को जीत जाती हो तो तुम्हें आज और अभी आज़ाद कर देंगे। फिर गेम शुरू होता है, और ये कोई जापानी गेम होता है, और बदकिस्मती कहो या खुशकिस्मती कहो ये गेम जुनको जीत जाती है। और जब ये गेम जुनको जीत जाती है मियानो अपना आपा खो बैठता है और वो पहले से भी ज़्यादा खूंखार हो जाता है। वो पेट्रोल ले आता है और जुनको के जिस्म में हर जगह थोड़ा थोड़ा डालता है और जलाता है, और गलती से पेट्रोल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जिसके चलते आग बहुत तेज़ लग जाती है, और 2 घंटे ऐसे तड़प तड़प के किस्तों में जलने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और जैसे ही मियानो और उसके दोस्त देखते हैं ये कुछ बोल नहीं रही है, उनको लगता है बेहोश हो गई होगी, तो उसके लाश को सभी लात घुसे मारने लगते हैं जिससे उसको होश आ जाए, मगर वो दोबारा होश में नहीं आती है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी होती है और वो इस नर्क से एकदम आज़ाद हो चुकी होती है। अगर वो उस दिन भी नहीं मरती तो शायद उसको और कितने दर्द झेलने पड़ते। काश वो 1-2 दिन में ही मर जाती तो फिर 44 दिन तक जिंदा नर्क में उसे नहीं रहना पड़ता। जब इनको एहसास हो जाता है जो ये मर चुकी है तब ये सारी चीज़ें वो अपने एक दोस्त को बताते हैं, तो दोस्त उपाय ढूंढते हैं लाश छुपाने का। तभी उन्हें उन्हीं के घर में एक बड़ा सा ड्रम दिखता है जिसमें सीमेंट रखी हुई होती है, तो वो उस ड्रम में पानी डालते हैं और लाश को डाल देते हैं और ड्रम को बंद कर देते हैं। अब वो लाश ड्रम के अंदर जम जाती है। फिर उस ड्रम को एक ट्रक में रखते हैं और कहीं दूर ले जाकर उस ड्रम को फेंक दिया जाता है। फिर वो सभी दोस्त घर आकर जश्न मनाते हैं। उनको लगता है एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल गया है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। फिर ऐसे 20 दिन बाद पुलिस मियानो और उसके साथियों को एक दूसरी लड़की के साथ रेप करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है, और पुलिस को कहीं से पता चलता है
ये सभी ज़्यादातर समय उस घर में अड्डा मारते हैं जिस घर में जुनको को रखा गया था 44 दिन तक। तो पुलिस उस घर में छापा मारती है और वहाँ से पुलिस को बहुत सी चीज़ें मिलते हैं, जैसे कि लड़कियों के कपड़े वगैरह, अंडरगारमेंट्स वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे लड़कियों को टॉर्चर किया गया हो। तो यहाँ से पुलिस कंफर्म हो जाती है जो ये लोग इसी घर में लड़कियों को लाकर रेप करते हैं और उनके साथ टॉर्चर करते हैं। मगर अभी भी पुलिस को जुनको के बारे में कुछ पता नहीं होती है। तो अब मियानो को और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करके पुलिस अलग अलग तरीके से उनसे पूछताछ करती है और पुलिस दूसरे एक मर्डर केस को लेकर अंधेरे में एक तीर मारती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक लड़की का रेप एंड मर्डर हुआ था। तो पुलिस को लगता है कहीं उनके पीछे इनका हाथ तो नहीं है। तो पुलिस मियानो से बोलती है, जो हमें पता है तुमने और एक लड़की का रेप और मर्डर किया है। ये सुनने के बाद मियानो घबरा जाता है। जो पुलिस को कैसे पता? उसको लगता है उसके बाकी साथियों ने अपना मुंह खोल दिया होगा और जुनको के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। तो वो कन्फ्यूज़न के कारण अपना मुंह खोल देता है और बोलता है जी हाँ। फिर पुलिस पूछती है जो क्या क्या किया उसके साथ। फिर वो पूरी कहानी बताता है और ये भी बोलता है हमने उसकी लाश फलाना जगह पर ड्रम के अंदर डालकर सीमेंट से जमाकर फेंक दिया है। फिर पुलिस बताए गए जगह पर जाकर ड्रम को बरामद करती है और ड्रम के अंदर जुनको की लाश भी मिलती है। और तब पुलिस पहली बार मियानो को बोलती है, जो हमें तो इस केस के बारे में मालूम ही नहीं था, हम दूसरे केस के बारे में तुमसे पूछताछ कर रहे थे। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मियानो सब कुछ बयां कर चुका था। तो यहाँ से पहली बार जुनको फुरुता का केस सामने आता है और पुलिस मियानो और उसके बाकी साथियों से क्या क्या हुआ था सारी चीज़ें उगलवाती है। मगर अफसोस की बात ये थी, ये जितने भी लड़के थे सारे के सारे नाबालिग थे। सबकी उम्र 17 से 18 साल थी। जापान के जुवेनाइल एक्ट के मुताबिक इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। इनका नाम, पहचान, फ़ोटो कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता था, इसलिए पुलिस भी चुपचाप थी। पुलिस का भी हाथ बंधा हुआ था। अब तक पुलिस और कुछ बड़े ऑफिशियल्स के अलावा इस घटना के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। मगर जैसे ही जापान का एक मैगजीन के एडिटर इस घटना के पूरी कहानी सुनते हैं तो उनका खून खौल उठता है। जो एक नाबालिग लड़की के साथ इन 5 दरिंदों ने 44 दिन तक तड़पा कर क्या कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ जुवेनाइल एक्ट की वजह से छोड़ दिया जाए। तो वो मैगजीन एडिटर किसी की परवाह न करते हुए, कानून तोड़ने का अंजाम क्या होगा उसकी परवाह न करते हुए, सारे दरिंदों के तस्वीर, नाम और इनके किए गए हरकत की पूरी कहानी मैगजीन में छाप देता है। फिर जैसे ही मैगजीन पब्लिश हो जाती है और लोगों को पता चलता है, पूरा जापान भड़क जाता है। पूरे जापान में हंगामा हो जाता है। फिर जापान के जितने भी मीडिया है सभी इस केस के पीछे हाथ धोकर लग जाती है। हर जगह जुनको के जस्टिस का मांग किया जाता है। जो भी इसकी कहानी सुनता है वो ही रो देता है। और आज भी कोई सेंसिटिव इंसान इस कहानी को सुनता है तो रो देता है। फिर अदालत पर भी दबाव होता है, मगर अदालत भी जुवेनाइल जस्टिस के तहत ही मुकदमा को चलाता है और आखिर में 5 में से 4 बंदों को 7-7 साल की सज़ा सुनाती है और जो मेन विलन होता है मियानो, उसको 17 साल की सज़ा सुनाती है। फिर ये हैवान लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और बोलते हैं उनकी सज़ा कम किया जाए। मगर तब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो एक महिला होती है। इनकी हरकत सुनने के बाद सज़ा कम करने की जगह और बढ़ा देती है। मियानो की सज़ा 3 साल और बढ़ा देती है, तो उसको 17 साल प्लस 3 साल टोटल 20 साल की जेल हो जाती है। और उसके 4 दोस्तों की सज़ा 2-2 साल और बढ़ा दिया जाता है, तो उनको टोटल 9-9 साल की जेल हो जाती है। अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज सभी के सभी आज़ाद हैं और अपने मस्त जीवन काट रहे हैं। बहुत ही दुख होता है, इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी इतने कम सज़ा में लोगों को माफ़ कर दिया जाता है। इन दरिंदों को अगर मौत से भी बढ़कर कोई सज़ा होता वो दिया जाता,
फिर भी जुनको की आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें होने के बाद जुनको जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती थी वहाँ एक यूनिफॉर्म दिया जाता था जिसे पहनकर शॉप के एम्प्लॉय काम करते थे। तो उस शॉप से उसके परिवार वालों को एक यूनिफॉर्म भेंट के तौर पर दिया जाता है उसके याद में। उसके बाद वो जिस हाई स्कूल में पढ़ती थी उसको उस स्कूल से हाई स्कूल कंप्लीट करने का डिग्री दिया जाता है उसके याद में। और फिर जहाँ पर उसके लाश पाई गई थी ड्रम के अंदर, वहाँ बड़ा सा पार्क बना दिया जाता है उसके नाम से, जिससे जुनको को हमेशा याद रखा जा सके। इसके अलावा जापान में इसके याद में और भी बहुत से चीज़ें किए जाते हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे किताबें लिखी जा चुकी है, मूवी भी बन चुकी है। तो ये थी सबसे दुखदायक जुनको फुरुता की रेप एंड मर्डर की पूरी कहानी। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी पूरा डिटेल में सुना पाया होगा। अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। और आप नेक्स्ट कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो कहानी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वो कहानी सुना पाऊँ। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।